हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार की टीचिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी शिक्षण के कौशल और शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। तो आइए चलिए देखा जाए कि विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां क्या हैं। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अधिगम जो होता है वह किसी भी टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो छात्रों को अधिगम किसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से करा दिया जा रहा है और उसके लिए जिस प्रकार का कौशल उपयोग किया जा रहा है वह सभी कौशल टीचिंग स्किल्स में आता है। देखिए, शिक्षण की वे सभी क्रियाएं जिनसे विद्यार्थियों को अधिगम की ओर केंद्रित किया जाता है वो इसके अंतर्गत आती है। शिक्षक कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जैसे व्याख्यान देना, उदाहरण देना तथा प्रश्नों को रोचक बनाना। इसके अलावा विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या भी करता है। इसलिए देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली वे सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती हैं। यानी शिक्षण की प्रक्रिया में उपयुक्त की जाने वाली ये जो सभी क्रियाएं हैं ये सम्मिलित रूप से शिक्षण कौशल कही जाती हैं। शिक्षण को देखिए विज्ञान भी माना गया है और कला भी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जितने भी नए नए तरीके से शिक्षण किया जाएगा वो कलात्मक रूप से हो जाएगा और विद्यार्थी को कितने आसानी से कितने बेहतर तरीके से समझपूर्ण अधिगम करा दिया जाए ये हो जाएगा विज्ञान। देखिए, शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहारों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के अधिगम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहता है। उसके बाद देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक उसी को माना गया है जिसमें विशिष्ट कौशल उपस्थित हो। यानी कोई शिक्षक है, यदि वो प्रभावी शिक्षक है तो उसके अंदर विशिष्ट कौशल मौजूद होंगे और यदि किसी के अंदर नहीं मौजूद हैं तो वो प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर वी.के. पासी। उन्होंने कहा है कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुविधा प्रदान करते हैं। यानी शिक्षण क्रियाओं का और शिक्षक के व्यवहारों का समूह है जो शिक्षार्थी के अधिगम को सुविधाजनक और बेहतर बनाता है। उसके अब बात देखिए, अब टीचिंग स्किल्स या टीचिंग टेक्निक्स, इसको स्किल्स भी कहा जाता है, टेक्निक्स भी कहा जाता है। देखिए, शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया। यानी NCERT के द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों के बारे में बताया गया, जिसमें देखिए सबसे पहला जो शिक्षण कौशल है वो लिखित शिक्षण उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षण सामग्री का आयोजन करना। तीसरा है पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना। चौथा है पाठ का परिचय देना। पांचवा है कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना। छठवां है प्रश्नों का सही वितरण करना। सातवां है प्रतिपुष्टि प्रबंधन यानी रेस्पॉन्स मैनेजमेंट। आठवां है व्याख्या करना। नौवां है उदाहरण सहित व्याख्या करना। 10वां है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। 11वां है कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना। 12वां है पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना। 13वां है छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद देखिए अगला है श्यामपट्ट या श्वेत पट्ट का उपयोग करना। अगला है पाठ का समापन करना। उसके बाद देखिए अगला है सुपूर्द नियत कार्य करना या असाइनमेंट देना। उसके बाद है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना।
उसके बाद है छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय बताना और कक्षा का प्रबंधन करना। तो इस प्रकार से देखिए एनसीईआरटी के द्वारा अनेक प्रकार के शिक्षण कौशलों का वर्णन किया गया और जो बीके पासी थे उनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों के बारे में बताया गया है, जिसमें देखिए पहला है उद्देश्य लेखन, दूसरा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है व्याख्यान कौशल, चौथा है प्रश्न प्रेषण कौशल, पांचवा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, छठवां है दृष्टांत कौशल, सातवां है पुनर्बलन कौशल, आठवां है श्यामपट्ट कौशल, नौवां है पाठ समापन कौशल। तो इस प्रकार से देखिए बीके पासी के द्वारा भी महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों का जो है वर्णन किया गया है। अब हम लोग आते हैं शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स देखिए शिक्षण कौशल से थोड़ा सा डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु तथा विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे शिक्षण विधियां कहलाती हैं। शिक्षण विधियों का जो संबंध होता है देखिए शिक्षक के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं से होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ उसकी परिस्थितियों का भी समावेश रहता है। यानी शिक्षण विधियों का जब टीचर के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उसके परिवेश का भी, परिस्थितियों का भी समावेश होता है। प्रत्येक शिक्षक की देखिए अपनी मौलिक योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किंतु संभव है कि एक शिक्षण विधि किसी शिक्षक के लिए अनुकूल हो तो दूसरे शिक्षक के लिए अनुपयुक्त। देखिए अनेक शिक्षक होते हैं जो अलग अलग तौर तरीकों, अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। कोई विधि किसी शिक्षक के लिए बेहतरीन होती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। दूसरा कोई दूसरी विधि का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों का देखिए मूल उद्देश्य होता है कि शिक्षक कक्षा के वातावरण में पाठ्य वस्तु को इस प्रकार समझाए कि वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए और मेधावी को भी। यानी शिक्षण विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक हर स्टूडेंट को अपनी बातों को बेहतर तरीके से समझा पाए, चाहे वह कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे उस क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट हो। देखिए शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उनको देखिए 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, जिसमें देखिए कुछ विधियां हैं जो अध्यापक केंद्रित विधियां कही जाती हैं, कुछ विधियां देखिए शिक्षार्थी केंद्रित विधियां कही जाती हैं और कुछ विधियां मिश्रित विधियां होती हैं। इनमें देखिए जो अध्यापक केंद्रित विधियां होती हैं उनको बड़े समूह की जड़ विधियों के रूप में जाना जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले है व्याख्यान विधि, दूसरी है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, तीसरी है समूह शिक्षण विधि, चौथी है देखिए टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, पांचवी है समीक्षा नीति और छठवीं है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। इस प्रकार से ये जो विधियां हैं वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स में आती है। उसके बाद देखिए जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं इनको निजीकृत शिक्षण विधियां यानी इंडिविजुअलाइज्ड मेथड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है सुपुर्द नियत कार्य, अभी हस्तांतरित कार्य यानी जिसको हम लोग असाइनमेंट के रूप में जानते हैं। दूसरा है देखिए कार्यक्रम अनुदेश यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए अगला है कंप्यूटर आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। चौथा है परस्पर संवादात्मक वीडियो यानी इंटरेक्टिव वीडियो। अगला देखिए है मुक्त अधिगम यानी ओपन लर्निंग। उसके बाद है सतत अनुकरण यानी सिमुलेशन। उसके बाद है देखिए अनुमानी विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड और इसके बाद है ऐतिहासिक खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड। ये सारी विधियां जो है
स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर है। उसके अलावा देखिए कुछ मिक्स विधियां भी होती हैं, यानी मिश्रित विधियां भी होती हैं। इन्हें देखिए लघु समूह शिक्षण विधियां यानी स्मॉल ग्रुप मेथड्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले है समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद देखिए इसमें संगोष्ठी आती है, पैनल चर्चा है, उसके बाद मस्तिष्क झंझावात यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है। उसके बाद देखिए परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड है। उसके बाद अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल है। उसके बाद प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी। उसके बाद देखिए पात्र अभिनय या रोल प्लेइंग है, और उसके बाद प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन विधि है। तो ये सारी विधियां जो है मिश्रित विधियों के रूप में जानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध यानी इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो देखिए शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, यानी जैसी शिक्षा की नीति होगी उसी प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा, इसके उद्देश्यों के आधार पर किया जाएगा। देखिए इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना, यानी ये दोनों का उपयोग सीखने की बेहतर परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार की टीचिंग करनी होगी उस प्रकार की पॉलिसी पहले से बनाई जाती है और फिर उस प्रकार से टीचिंग की जाती है। इसमें देखिए मुख्यतः सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग्स का अनुसरण किया जाता है, यानी इन सब विधियों का उपयोग करने से पहले सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है और उसके माध्यम से शिक्षकों को या ट्रेनर को इन सारी चीजों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। इनके अलावा देखिए यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे देखिए स्टोन्स एवं मोरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षक देखिए किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती है। यानी टीचिंग मेथड्स में किस प्रकार से छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम के बीच अंतरक्रिया होती है, ये सारी बातें भी इसमें आती हैं। देखिए एक या एक से अधिक युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। जब एक से अधिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है टीचिंग के दौरान तो वह शिक्षण नीति को बहुत ही बेहतर और प्रभावशाली बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार देखिए प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनना है तो आपको हमेशा अध्ययन करना होगा, यानी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको भी हमेशा पढ़ना होगा, सारी चीजों को तैयार करना होगा, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। देखिए दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें देखिए पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें देखिए शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में देखिए मुख्यतः स्थूल उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है, यानी जब इन सब सारी चीजों को सिखा दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है, तब उसको स्थूल लेवल पर यानी बृहद लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है। देखिए प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं, मेजर टीचिंग मेथड्स हैं, उनको हम लोग शॉर्टकट में एक एक करके देख लेते हैं। देखिए शिक्षण विधियां विद्यार्थियों की आवश्यकता, आयु और विषय वस्तु के अनुसार अपनाई जाती हैं। इनमें से देखिए कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। हम लोगों ने अभी 3 प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में देखा, तो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण विधियां हैं विशेष रूप से उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले व्याख्यान विधि के बारे में देखते हैं, इसको लेक्चर मेथड के रूप में भी जाना जाता है। यह देखिए पारंपरिक और सामान्य विधि है। शिक्षक विषय को समझाने के लिए मौखिक रूप से व्याख्यान, देखिए एक तरह से पारंपरिक विधि है और इसका उपयोग ज्यादातर कक्षाओं में टीचर के द्वारा किया जाता है। यह किसी विषय को समझाने के लिए मौखिक रूप से लेक्चर के रूप में स्टूडेंट के सामने डिलीवर की जाती है। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है, यह बड़े वर्ग के लिए उपयोग होती है, यानी इस प्रकार के मेथड का उपयोग बड़ी वर्ग की कक्षाओं के लिए किया जाता है, यानी जो बच्चे मैच्योर हो गए होते हैं उनके लिए विधि ज्यादा प्रभावी होती है। इससे देखिए विषय वस्तु को सरल और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करने में आसानी होती है।
इसकी देखिए सीमाएं क्या होती है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम होती है और रचनात्मकता और व्यवहारिक अनुभव का इसमें लाभ कम मिलता है। यानी इस मेथड से पढ़ाने पर स्टूडेंट जो है टीचर की बातों पर ध्यान दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। यदि टीचर का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, तब तो ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और इसमें इनके किसी भी प्रकार की रचनात्मकता और व्यवहारिकता का वर्णन नहीं होता है। अगली देखिए है प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस विधि में देखिए शिक्षक किसी विषय वस्तु या प्रक्रिया को विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित करते हैं। यानी इसमें किसी मॉडल के माध्यम से, किसी चार्ट के माध्यम से या किसी क्रियाविधि के माध्यम से स्टूडेंट के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इसका उपयोग देखिए प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक विषयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है। दृश्य माध्यमों का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के दृश्य माध्यमों का, विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव पैनल का, प्रोजेक्टर का उपयोग करके स्टूडेंट को उस चीज को बेहतर तरीके से दिखाकर समझाया जाता है। इसकी सीमाएं देखिए क्या होती है। इसमें देखिए समय अधिक लगता है और सभी विषयों पर इसे लागू नहीं किया जाता। यानी इस विधि से सभी विषयों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, इससे केवल वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाया जाता है। अगला देखिए जो है विधि है वो संवाद विधि है, जिसको डिस्कशन मेथड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें देखिए किसी टॉपिक को चुन लिया जाता है और उस पर शिक्षक और छात्र दोनों लोग मिलकर आपस में डिस्कशन या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे विद्यार्थी टीचर से हमेशा जुड़ा रहता है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है और वो अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर प्रस्तुत कर सकता है। इसमें देखिए आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच का बहुत बेहतर तरीके से विकास होता है। इससे स्टूडेंट का जो है क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया डेवलप होता है और उसके अंदर देखिए एनालिटिकल थिंकिंग भी बेहतर रूप से विकसित होती है। इसकी देखिए सीमाएं क्या होती है। यह जो मेथड है ये बड़े वर्ग के लिए बहुत कठिन है और विषय से भटकने की संभावना है। यानी इसमें जो है स्टूडेंट कभी कभी टॉपिक से भटक जाते हैं और एक कठिन मेथड्स के रूप में जाना जाता है। इसमें वही स्टूडेंट सही से डिस्कशन कर पाएगा जिसको उस विषय से संबंधित कुछ ज्ञान होगा या नॉलेज होगा। अगली देखिए जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि में देखिए विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। इसमें विद्यार्थियों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उसमें अपने द्वारा वो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके फिर उस चीज को सीखते हैं। इसमें टीचर क्या है, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करता है, यानी एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसकी विशेषताएं देखिए विज्ञान और गणित विषयों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसमें देखिए व्यवहारिक ज्ञान स्टूडेंट को मिलता है, यानी टीचर किसी चीज के बारे में उनको इंस्ट्रक्ट कर देता है, तौर तरीका बता देता है और स्टूडेंट उस चीज को अपने द्वारा करते हैं। इसकी देखिए सीमाएं क्या होती है। इसमें समय और संसाधनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं, यानी इस विधि से पढ़ाने के लिए टीचर बहुत ही वेल ट्रेंड होना चाहिए। अगली देखिए विधि जो है वो कहानी विधि है, जिसको स्टोरी टेलिंग मेथड के रूप में जाना जाता है। यह विधि देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। शिक्षक किसी कहानी के माध्यम से विषय को समझाते हैं। छोटे कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। इस विधि का विशेषता देखिए क्या है, यह बच्चों को ध्यान बहुत तेजी से आकर्षित करती है और नैतिक शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यदि किसी भी प्रकार का मोरल एजुकेशन बच्चों को दिया जाना है तो उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसकी सीमाएं क्या हैं। यह देखिए जटिल विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होता है और इसके द्वारा सीमित जानकारी प्रदान होती है, यानी बेहतर रूप से जानकारी बृहद रूप से इसके द्वारा नहीं दी जा सकती है और यह कुछ जटिल विषयों के लिए उपयोगी नहीं होता है। अगली देखिए जो विधि है वह है समूह कार्य विधि यानी ग्रुप वर्क मेथड। इसमें देखिए विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर कार्य दिया जाता है, यानी किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें 10-10 का 10 समूह बना दिया जाएगा और उनको अलग अलग कार्य दे दिया जाएगा और फिर उससे उनके अंदर देखिए विशेषता के रूप में क्या होगा, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
इससे देखिए जटिल समस्याओं को हल करने में एक दूसरे की जो सहायता करते हैं स्टूडेंट, इससे उनके अंदर टीम भावना बहुत बेहतर तरीके से विकसित होती है और उनके अंदर नेतृत्व का भी विकास होता है। इसकी देखिए सीमाएं क्या होती हैं, इसमें समय प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता होती है और निष्क्रिय छात्रों की भागीदारी कम हो सकती है। इसमें देखिए जो छात्र निष्क्रिय होते हैं वो कम भागीदार करते हैं, जो छात्र एक्टिव होते हैं वही मेहनत करते हैं। अगला देखिए है नाटक और भूमिका निर्वहन विधि, यानी ड्रामा एंड रोल प्ले मेथड। इसमें देखिए जो विद्यार्थी होते हैं किसी विषय को नाटक या रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। टीचर के द्वारा उनको टॉपिक बता दिया जाता है और फिर उसको वो प्रदर्शित करते हैं रोल या ड्रामा या नाटक के माध्यम से। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, इससे स्टूडेंट के अंदर रचनात्मकता और संचार कौशल बेहतर होता है और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता उनके अंदर बेहतर तरीके से होती है। अब देखिए इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं देखिए क्या है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें तैयारी करनी पड़ती है, उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है और यह जो है हर विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद देखिए जो अगली विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें देखिए शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी इस प्रकार के मेथड में पहले टीचर के द्वारा स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे जवाब लिया जाता है। जब उनके जवाब में कोई त्रुटि देखी जाती है या जवाब प्रॉपर नहीं होता है तो फिर शिक्षक उस चीज को बेहतर तरीके से उनको समझाते हैं और बताते हैं। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि स्टूडेंट के द्वारा सही उत्तर प्राप्त किया जाए। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती है, त्वरित प्रतिक्रिया और सक्रियता को बढ़ावा देते। इससे देखिए स्टूडेंट के अंदर तुरंत उत्तर देने और सक्रिय रहने के लिए बेहतर होती है। इससे देखिए यह ज्ञान को परखने का बेहतर माध्यम है। इससे पता लगाया जाता है कि किसी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उनके पूर्व ज्ञान को जांच लिया जाए। इसकी देखिए सीमाएं क्या होती हैं, इसमें हर विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं ले पाता और गहराई से विषय समझाने में यह बहुत ही सीमित होता है। अगली विधि देखिए क्या है, मल्टीमीडिया विधि, यानी मल्टीमीडिया मेथड। इसमें देखिए ऑडियो, वीडियो, पावर पॉइंट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं, इससे विषय को पढ़ाने में बहुत रोचकता आती है और यह प्रभावी होता है। इसमें तकनीक के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे टीचिंग इंटरेस्टिंग होती है और शिक्षक को किसी टॉपिक को समझाने में बहुत आसानी होती है, स्टूडेंट बहुत ही रुचि लेते हैं। इसके देखिए सीमाएं क्या होती हैं, तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है जो काफी महंगे होते हैं, लोगों के पहुंच से दूर होते हैं। इसमें देखिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता, इसमें के लिए भी टीचर का वेल ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि यदि वह वेल ट्रेंड नहीं रहेगा तो इस प्रकार के जो टूल्स हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखिए इन सारी चीजों के बारे में देखा और उसका निष्कर्ष निकल कर देखिए क्या रहा है कि हर शिक्षण विधि के अपने लाभ और सीमाएं हैं। इससे शिक्षकों को विषय और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार सही विधि का चयन करना चाहिए। विभिन्न विधियों का संयोजन भी प्रभावी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए आज की क्लास में विभिन्न प्रकार के टीचिंग स्किल्स और विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा और इससे हम लोगों को एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोगों को सही तरीके से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है और इसका उपयोग अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास सही तरीके से समझ में आई होगी। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।